Hello students, all of you subscribe my channel. Today I am going to teach you economics, class 12, Indian economic development, chapter number 4, strategy of industrial growth 1947 to 1990. तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री. यस बेटा, इंडस्ट्री ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, जिसमें से कि कुछ पॉइंट्स हम जा रहे हैं डिस्कस करने. फर्स्ट पॉइंट इज़ एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडस्ट्री ने एक एपिसेंटर जैसा यानी एक केंद्र जैसा वर्क किया है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जिससे कि हम बता सकते हैं इसमें कि जैसे जैसे हमारा जीडीपी बढ़ा हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस आया. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर को रिप्लेस करने लगी और ग्रोथ करने लगी. बेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस करने से, इंडस्ट्रियल में प्रोडक्शन करने से गुड्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी हो गई कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से साथ उसकी डिमांड बढ़ने लगी. अब बेटा ऐसा इसलिए हुआ इसमें क्योंकि पहले जैसे एग्रीकल्चर का था आपसे कि काफ़ी प्रोडक्शन हुआ ज़्यादा, जब बड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो फिर लोगों की इनकम थोड़ा बढ़ने लगी. और जब लोगों की इनकम बढ़ने लगी तो वो सिर्फ अब नेसेसिटी ऑफ गुड्स मतलब राइस और वीट तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि थोड़ा वो आगे बढ़ने लगे और उनकी जो है डिमांड थोड़ा कुछ बढ़ने लगी. इसकी वजह से इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर को थोड़ा रिप्लेस किया और काफ़ी ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया. फिर बढ़ाता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. यस बेटा, पहले बता चुका आपको कि चूँकि पहले हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ही ज़्यादा था इसलिए एग्रीकल्चर पे ज़्यादा लोड पड़ता था. लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो जो हमारा फिर इंडस्ट्री में लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट का एक बढ़िया अवसर मिला, तो जो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा लोग थे, इससे बताया था आपको ना, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था और एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रेशर था, तो वहाँ पे हमारे पास वर्कर हो गए सरप्लस. तो उन वर्कर को हमें कहीं लगाना था. तो जब इंडस्ट्रियाँ खुली तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्रिएट हुआ. इससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर ने भी काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाया, जिसकी वजह से जितने भी लेबर फोर्स खाली थे वो उस पर इंगेज हो गए, उसमें लग गए. इससे ये कह सकते हैं हम कि इंडस्ट्री ने काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में भी रोल प्ले किया. नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग. बेटा पहले बताया था आपको मैंने कि पहले सिर्फ हम लोग अपने लेबर लोग आके काम करते थे और सिर्फ अपने खाने पीने के लिए खेती करते थे, लेकिन नहीं, जब हमने देखा बेटा कि ये जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ बनी, उससे हमको ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, ये सारी चीज़ें हमको मिली, तो खेती और बढ़ी. तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि दोनों ही दूसरे के पूरक बन गए, यानी कि इंडस्ट्री अच्छी हमें देने लगी इक्विपमेंट्स, टूल्स, इससे खेती करना आसान हुआ और प्रोडक्शन बढ़ाना बढ़ा. और बेटा जाहिर सी बात है जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके इंडस्ट्रीज़ भी आगे बढ़ने लगी. फिर नेक्स्ट हमारा है पॉइंट 4, इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस. तो यहाँ पे क्या है कि पहले क्या था कि हम लोगों ने सिर्फ बनाया चीज़ों को, अपना कंज्यूम किया, लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से इंसान की इच्छाएं अनंत होने लगी, क्योंकि वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होने लगे प्रोड्यूस, और इंसान की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी. और अब उसके पास क्या हो गया था, एंडलेस कंजम्पशन, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स दे आर नॉट हैविंग ओनली 1 or 2 वैरायटी, बट उनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी हो गई थी चूज़ करने के लिए प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को. इससे काफ़ी ग्रोथ हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का और बेनिफिट मिला हम लोगों को. नेक्स्ट बेटा 5th पॉइंट, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन. बेटा इसमें क्या हुआ कि जब इंसान इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लोग शहरों में जाके बस गए. वहाँ पे लोगों ने अपनी जब इनकम जनरेट की तो उन्होंने वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कंसर्न हुए. अपनी मेहनत करके वो लोग हायर एजुकेशन और स्किल्स को प्राप्त किया, अचीव किया. और बेटा क्या हो गया, इंसान समाज में रहने लगा, सामाजिक बनने लगा और एक दूसरे से उसकी दे बिकम अ क्लोजर कॉन्टैक्ट्स विद ईच अदर्स. और बेटा इससे क्या हुआ, एक ग्लोबल इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ. तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ. बेटा जब डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमी ग्रो हुई, तो हमारी इकोनॉमी जो है इंडस्ट्री बढ़ने लगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में. तो उसके लिए बेटा हमको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ी.
उसको बढ़ाना पड़ा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी एंड पावर जनरेशन ऑल्सो, क्योंकि बेटा इन सभी फैसिलिटीज़ के बिना कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती है और ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतना ज़्यादा देश का डेवलपमेंट होगा। एंड सेवन्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज इंडस्ट्रियलाइजेशन अ साइन क्यू नॉन ऑफ ग्रोथ। मतलब बेटा इंडस्ट्रियल एक एसेंशियल नेसेसिटी हो गई थी हमारे लिए, क्योंकि बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के हम अपने कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते थे। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलने लगा और आज डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री ही कहलाती हैं या इंडस्ट्रियलाइज कंट्री ही डेवलप ज़्यादा है। इसलिए बेटा हमारी भी ज़रूरत थी, इंडिया को भी ज़रूरत थी कि हम अपने कंट्री को इंडस्ट्रियलाइजेशन करें अपनी कंट्री में, ताकि हम भी औरों की तरह डेवलपमेंट कर सकें। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। बेटा in this we all know that developed country industry as the epicenter, we all know that, but here planners and politicians also realize that कि ये जो हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते फ्री विद द फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, और हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करके इसको छोड़ सकते। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि इसमें गवर्नमेंट, इधर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ पर ध्यान दे। इसके लिए पहला पॉइंट है वजह थी लैक ऑफ कैपिटल। बेटा देखो आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा जोर देना ज़रूरी था और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत थी, मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत थी। और आज़ादी के समय सिर्फ टाटा और बिरला जैसे लोग ही थे जिनके पास इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, और उनके पास भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो और ज़्यादा इंडस्ट्री लगा सके। इसलिए गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी बन गई कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके नई इंडस्ट्री सेटअप करें। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। बेटा यहाँ पे क्या था कि प्राइवेट जो इन्वेस्टर थे उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो इन्वेस्ट कर सके, और वैसे भी कम पैसा था। बेटा कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट भी मार्केट में, प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो इनकम भी कम होगा। जैसा कि यहाँ पे हम ग्राफ में देख सकते हैं, बना हुआ फ्लो चार्ट आपका, कि लो इनकम होने से जब इनकम लो होगी लोगों की तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी सामान की डिमांड कम करेंगे। जब सामान की डिमांड कम होगी तो मार्केट का साइज़ कम हो जाएगा, मीन्स प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन जब कम होगा तो इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा नहीं होगा, और जब फिर इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट जब फ़ायदा नहीं तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जाहिर सी बात है कि इनकम कम होगी। ऐसे ही करके बेटा क्या होगा कि हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए यह ज़रूरत पड़ी कि पब्लिक सेक्टर एक ऐसा जोर लगाए कि हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सके। और नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। बेटा देखो हुआ क्या कि अगर मान लो टाटा बिरला लोग ही सिर्फ कंपनी खोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को होगा। क्योंकि बेटा देखिए जाहिर सी बात है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर जब खुलती है तो वो पहले अपना बेनिफिट देखता है, लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, ऐसा करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमारे कंट्री में प्रॉफिट कमाना सेकेंडरी पार्ट था, लेकिन पहला पार्ट क्या था, सोशल वेलफेयर। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम जो ये वेल्थ कंसंट्रेशन है इसको डिस्करेज करें, और मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ना रह करके बल्कि पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथ में लिया, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात ना हो बल्कि अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके।